जय हिंद साथियों, मैं धनंजय स्टडी विद MKS NGO मानवाधिकार कल्याण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी का 8वां चैप्टर मित्रों, जिसका नाम है मित्रों भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो चलिए मित्रों, हम इसको शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरे को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि सम्मिलित है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं मित्रों, तो कभी वर्षा होती है तो कभी धूप होती है। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लग जाती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में मौसम प्रमुख हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है यानी सर्दी रहती है। मार्च से मई तक गर्म मौसम रहता है यानी गर्मी रहती है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है मित्रों, वर्षा होती है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है यानी शरद ऋतु होती है। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला टॉपिक है शीत ऋतु। तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान जो है मित्रों वो कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे मित्रों लू कहा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमारे देश के सभी भागों में ये रोचक तथ्य है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। पेय पदार्थ प्यास को बुझाने में सबसे अच्छा साधन है। लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल और नींबू, इमली, तरबूज और दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला और आम के मिक्स शेक भी बनाते हैं। मित्रों, गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं, वे सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं और हमें आनंदित भी करते हैं। मित्रों, वर्षा के 2 गानों को याद करें और एक साथ मिलकर गाएं। मित्रों, 5 वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें। ये तो बच्चों के लिए है, अपना देखिएगा इसको। विभिन्न भाषाओं में वर्षों के नाम की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों, सदस्यों से प्राप्त करें। जैसे हिंदी, उदाहरण के लिए हिंदी वर्षा, उर्दू शब्द जो है वो बारिश जो है उर्दू शब्द है। अब पाउस ये मराठी शब्द है और वर्षा ये बंगाली शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला टॉपिक हमारा है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो मित्रों, यह मानसून के आने एवं आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ियों अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। मित्रों, वे अपने साथ नमी लाती है और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है मित्रों, तब वर्षा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद कर लीजिए। SSC से लेकर के UPSC तक कोई भी ऐसा एग्जाम्स नहीं है जिसमें क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में ना पूछा जाता हो। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जलवायु। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा में मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम।
भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा का प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। मैं फिर एक बार इस लाइन को रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी स्थान की स्थिति उसकी, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है मित्रों। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर जो है बहुत ज़्यादा गर्म स्थल हैं, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है मित्रों और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित है, यानी मासिनराम में होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है मित्रों। तो मित्रों ये जो पेड़ दिया गया है आप इसको देख सकते हैं। ये आपको कहाँ का पेड़ लग रहा है, आइए हम इसके बारे में जानकारी करते हैं मित्रों। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति। हम चारों ओर तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हमारे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त मित्रों बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की बहुत कम मात्रा होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। मित्रों क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भाषा में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मित्रों हमें वनों की आवश्यकता क्यों? मित्रों वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। मित्रों इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। मित्रों आइए हम आगे बढ़ते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ियाँ, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। मित्रों वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन जो है ये वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की मित्रों अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और पृथ्वी को हरा भरा बना सकते हैं। मित्रों एक यहाँ पे छोटा सा डिब्बे में दिया गया है, ये इसको पढ़ लेते हैं। रोचक तथ्य मित्रों लीला के माता पिता जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपते हैं। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। इसको हमेशा पानी से सींचा था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दियों में जानवरों से बचाया था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। लीला जब 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां और चारों ओर मंडराती रहती थी। मित्रों बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया, उनकी शाखाओं पर झूले और छाया में खेले। मित्रों बताइए ऐसे अगर हम लोग भी करें कि चाहे शादी हो, एंगेजमेंट हो या तिलक हो, कुछ भी कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या किसी के यहाँ कोई बच्चे ने जन्म लिया हो, कुछ भी हो मित्रों आप उसमें पेड़ लगाइए
और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो, जैसे हम किसी को कोई चीज़ गिफ्ट भी देते हैं तो आप पेड़ दीजिए या ये सारी चीज़ें दीजिए जो हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हो मित्रों। ऐसी चीज़ मत दीजिए कि उसका कोई तात्पर्य न रहे। पेड़ ऐसी चीज़ है कि पूरा मतलब आसपास के सभी लोग उसका आनंद लेंगे और ऑक्सीजन निकलेगी तो वो सभी के अंदर जाएगी। तो पेड़ हमारे लिए जीवन स्वरूप है मित्रों। ये देखिए यहाँ बताया गया है कि पेड़ से हमें कितनी चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे फल हो गया, गोंद एवं लाख हो गई, वन्य जीव का प्राकृतिक निवास, शहद हो गई मित्रों, ऑक्सीजन हो गई, दवाइयाँ हो गई, आश्रय गृह हो गया, ईंधन हो गया, खेल का सामान इससे हम बना सकते हैं, फर्नीचर हो गया, रबड़ यानी टायर हो गया, इमारती लकड़ियाँ हो गई मित्रों, मतलब बहुत चीज़। और दूसरी चीज़ है कि मिट्टी को बांधे रखता है, जिससे मिट्टी का पर्दन नहीं होता है मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सर्पी जीवों, उभयचर पक्षियों, स्तनधारियों, कीट कृमियों का निवास होता है मित्रों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यह हमारे देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है मित्रों। और गुजरात का जो गिर वन है, पूरे गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान एवं जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं मित्रों। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि ये हमारे देश में मित्रों पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत से सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं मित्रों। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं मित्रों? तो इसको आप करिएगा। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां मित्रों पाई जाती है। उनमें से कोबरा, करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजाति तेजी से मित्रों घट रही है। बहुत ही ज़्यादा दुखद है। बहुत सी प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए मित्रों बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजनाएं जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहार के नाम तथा मानचित्र पर उसकी स्थिति को बता सकते हैं मित्रों? तो आइए हम देखते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी हाथ बटा सकते हैं मित्रों। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं मित्रों, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ये देखिए पेपर में कई सारी कैटिंग्स निकली हैं जिनमें बताया गया है कि किस प्रकार जो हैं वो हमारे शेर, बाघ और अन्य वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं और इनका जंगलों को कटने के कारण जो है इनको अपना जंगल छोड़ना पड़ रहा है मित्रों। आज पूरी दुनिया में मानव इतना ज़्यादा गिर चुका है कि केवल उसे अपना स्वार्थ दिखता है बस, और कुछ नहीं दिखता है। और इसी का कारण है कि जो बड़ी बड़ी विपदाएं हमारे आ रही हैं, कोरोना, ओमिक्रॉन, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, और अभी आगे देखिएगा कितनी बीमारियां आने वाली हैं और कोई इसे बचा नहीं सकता है मित्रों, कोई भी नहीं। क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। जितने भी पशु हैं उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं। भैया आप चिड़ियाघर में क्यों बंद करना है? मान लीजिए हम लोग हैं, हमको कोई ऐसे जेल में बंद कर दे और उस समय समय खाना देता रहे, तो क्या हमारी ये असली स्वतंत्रता है? क्या जो हमारे पूरे पर्यावरण की पारिस्थितिकी तंत्र एक सिस्टम बना हुआ है, क्या वो बाधित नहीं हो रहा है इन पशुओं को काटने से, मारने से? मित्रों मेरा आपसे ही निवेदन है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से रहिए, अच्छे से रहिए, वनों को मत काटिए, जिससे आने वाली जनरेशन सही से चल सके मित्रों।
वैसे भी जिस प्रकार से तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे हर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है। मित्रों, हम लोग मानवाधिकार कल्याण संस्थान MKS NGO के माध्यम से हर साल हज़ारों पेड़ लगाते हैं और लोगों को ये जागरूक भी करते हैं कि आप भी पेड़ लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ ही है जो हमारे जीवन को बचा सकता है आगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि दिल्ली जो है ये इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है कि मैं आपको क्या बताऊं। और पूरी दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित सिटी में है। बताइए, हमारे देश की राजधानी है, क्या इज्जत है हमारी विदेशों में। मैं मानता हूं कि अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के प्रति, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? मित्रों, हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र में चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? मित्रों, कुछ पक्षी, पिंटल बत्तख, कार्लियू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर दूरी करके भारत आती है। मित्रों, इसी प्रकार हमारा यह चैप्टर NCERT का यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों।